झारखंड की 43 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग जारी। पूर्व सीएम चंपाई समेत 683 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। पीएम मोदी का आज बिहार दौरा। बिहार के दरभंगा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रहेंगे मौजूद। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 जनसभाएं। शिंदखेड़ा, 40 गांव और विधानसभा में होगी रैली। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। याचिकाकर्ता ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर की थी याचिका। मणिपुर के जिरीबाम में 2 लोगों के अधजले शव मिले। 3 महिलाएं, 3 बच्चे लापता। सुरक्षा बलों ने कल 10 उग्रवादियों को मार गिराया था। दिल्ली में आज से सर्दी ने दस्तक देना किया शुरू। एनसीआर में छाया सीजन का पहला कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत पटियाला की खबर से करने जा रहे हैं। खबर पटियाला से है, जहां पर जिला प्रभारी अरविंद खन्ना ने हमले में घायल हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण आर्य से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जहां मिलने के बाद बताया जा रहा है कि अरविंद खन्ना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखा गया और जैसे ही आज हैं। एक महिला अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। हर तरफ डर का माहौल है। दूसरी तरफ किसान बाजारों में घूम रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। हम पर लगाए गए जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। पंजाब सरकार को इस पर पहले ध्यान देना चाहिए। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ। और फरीदाबाद से खबर है, जहां पर 2024 का पहले कोहरे ने दे दी है दस्तक। कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर पड़ रहा है खास असर। तापमान में एकदम दिखी जा रही है गिरावट और फरीदाबाद शहर पर कोहरे की चादर छाई हुई है। सड़कों पर वाहनों ने लाइट का सहारा भी लेना शुरू कर दिया है। तो सुबह 18 डिग्री सेल्सियस के करीब गिरा तापमान और कई इलाकों में विजिबिलिटी 55 मीटर देखी गई। तो खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से 2024 का पहला कोहरा देखा गया और इसी के साथ ही कोहरे की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है।
सुबह 18 डिग्री सेल्सियस के करीब गिरा तापमान। फरीदाबाद से ये खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। साल का पहला बताया जा रहा है जो कोहरा है वो देखा गया। और शहर में देखा जा रहा है कि कोहरे की जो परत है वो छाई हुई है। और इसी खबर पर मनोज कुमार हमारे साथ हैं। मनोज, जिस तरह से देखा जा रहा है पहला 2024 का कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि चिलचिलाती गर्मी को लेकर के लोग परेशान भी थे और ये कह रहे थे कि नवंबर का महीना भी जा रहा है लेकिन सर्दी ने अभी दस्तक नहीं दी है। लेकिन जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, लोगों के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं वो खुशी देखी जा रही है कि सर्दी आ गई है। अब बता दें, इससे पहले लगातार जो गर्मी पड़ रही थी, जहां लोग बाग काफी परेशान थे, पर अब जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट लिए, लगता है जैसे 2024 में पहला कहेंगे कि पहला जो कोहरा है वो आज लोगों को देखने के लिए मिला है। जहां पर सुबह हल्की हल्की शीतलहर के साथ जो कोहरे की जो चादर थी वो सफेद सफेद जो चादर थी वो चारों तरफ देखने के लिए मिल रही थी। और वैसे में बता दें कि जो स्कूली जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनको भी अगर बात की कर ली जाए तो कहीं ना कहीं वो भी स्वेटर जैकेट में आज जो बच्चे देखने के लिए मिले थे। पर ऐसे में बता दें, जो हाईवे की अगर बात कर लें, जो हाईवे पर जो गाड़ियां चल रही थी वो भी अपनी धीमी गति से आगे की जो लाइट है वो भी धीमी गति से जला के चल रहे थे। ऐसे में लगता है कि 2000 अब कहीं ना कहीं जो मौसम है वो करवट ले रहा है। ऐसे में बता दें कि जो सर्दी का मौसम लगातार आने वाला है। ऐसे में तमाम जो ऊनी जो कपड़े हैं, जो लोग शॉल कहें या जर्सी कहें, तमाम जो तरह के जो सर्दी से बचाव के जो उपकरण हैं उनको यूज करना शुरू हो जाएंगे। पर लगता है इस बार के 2024 की जो प्रथम जो ठंड है या कोहरा है वो आज देखने के लिए मिला है। जी बिल्कुल मनोज, वो देखा जा रहा है कि कोहरे से जहां पर लोगों को राहत भी मिली है कि लोगों ये सोच रहे थे कि जब सर्दी आएगी तब अपने जो दिनचर्या है उसमें बदलाव करेंगे। लेकिन जिस तरह से गर्मी ने नवंबर के महीने में जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी उससे तो ये आकलन लगाया जा रहा था कि अब की बार सर्दी पड़ेगी ही नहीं। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं इस वक्त फरीदाबाद से। और इसी के साथ ही साथ तो सुबह 18 डिग्री सेल्सियस के करीब गिरा है तापमान। धुंध कह सकते हैं कि कोहरे की जो चादर है वो देखी जा रही है शहरों में। तो तापमान में एकदम देखी जा रही है गिरावट। अचानक गिरावट होने से लोगों में कहीं ना कहीं खुशी भी देखी जा रही है। एक जो झलक है खुशी की वो भी देखी जा रही है। तो अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है और अब सर्दी ने दस्तक दे दी है। फिलहाल अब जो ठंड का मौसम है कहा जा सकता है कि वो आ गया है। और इसी के साथ ही साथ 18 डिग्री की जो गिरावट है वो मौसम में देखी गई है। खबर रतलाम से है, जहां पर उज्जैन लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के मामले में नामली थाने के एसआई राय सिंह रावत और एक दलाल के विरुद्ध केस भी दर्ज किया है। इसी के साथ ही लोकायुक्त टीम ने दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त के अनुसार रतलाम और तहसील निवासी ने नामली थाने के एसआई ने एक रास्ता खुलवाने के लिए बताया जा रहा है कि रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। एसआई ने रिश्वत के रूप में
15,000 रुपए मांगे थे, जो कि रिश्वत की राशि अपने दलाल को देने के लिए कहा। टीम ने एसआई के कहने पर उसके दलाल प्रजापति को 15,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर रेजिडेंट महिला डॉक्टरों को मानदेय और प्रसूति अवकाश, सेवा बॉन्ड और अवधि बढ़ाने पर बढ़े महीनों का स्टाइपेंड मिलेगा। तो हाईकोर्ट के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का शासनादेश जारी किया गया है और रेजिडेंट महिला डॉक्टरों को सेवा बॉन्ड विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। और इसी के साथ ही चिकित्सा शिक्षा में भी यूजी, पीजी और करने वाले छात्रों पर सेवा बॉन्ड लागू होगा। महिला रेजिडेंट प्रसूति अवकाश पर मानदेय की जो व्यवस्था है वो नहीं बढ़ी थी और डॉक्टर ज्योत्सना विमल ने शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी। विभाग ने नए सिरे से समीक्षा कर नया शासनादेश जो है वो जारी किया है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर महिला डॉक्टर को लेकर के जो चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक नया जो शासनादेश है वो जारी किया गया है और रेजिडेंट महिला डॉक्टरों को सेवा बॉन्ड विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। अब तो महिला रेजिडेंट प्रसूति अवकाश पर जो मानदेय की व्यवस्था है वो बढ़ाई गई है। विभाग ने नए सिरे से समीक्षा कर जो शासनादेश है वो जारी किया है। तो डॉक्टर ज्योत्सना विमल ने शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और विभाग ने नए सिरे से जो जांच है समीक्षा कर नया जो फरमान है वो जारी किया है। लखनऊ रेजिडेंट महिला डॉक्टरों को मानदेय देने के विषय में सेवा बॉन्ड अवधि बढ़ने पर बढ़े महीनों को लेकर के महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक नया शासनादेश भी जारी किया गया है। बरेली से खबर आ रही है, जहां पर मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव को घेरा है। अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं मौलाना शहाबुद्दीन। चुनाव आते ही अखिलेश को
आ गई आजम खान की याद, ऐसा कहना है शहाबुद्दीन खान का। और अखिलेश यह कदम पहले उठाते, मौलाना शहाबुद्दीन का ये बयान है। और उन्होंने आगे कहा कि तो आजम खान और परिवार की दुर्दशा जो कि हुई नहीं होती और अखिलेश अपने खास लोगों के समर्थन में नहीं होते खड़े, तो आम जनता के हित का क्या करेंगे। सपा का चेहरा, ढांचा और सोच सब बदल चुका है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शहाबुद्दीन। तो निशाना साधा गया है अखिलेश यादव पर। सपा का चेहरा, ढांचा और सोच सब बदल चुका है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव को घेरा है और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही अखिलेश यादव को आजम खान की याद आ गई। अखिलेश यह कदम पहले उठाते, तो ये जो दुर्दशा हुई है आजम खान और परिवार की, ये ना होती। और रायबरेली में 10,000 किसानों को नहीं मिली है सम्मान निधि और EKYC आधार सीडिंग भूमि सत्यापन न होने से रुके हैं 65,000 से अधिक किसानों को। बताया जा रहा है किसानों ने पंजीकरण भी कराया है। कृषि विभाग और राजस्व कर्मियों की लापरवाही भी सामने आई। वही जिम्मेदारों को अनदेखी अन्नदाताओं पर भारी पड़ रही है। जिम्मेदार जो हैं वो इसे अनदेखा कर रहे हैं और अन्नदाताओं पर ये भारी पड़ रहा है। मेरठ से खबर है जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पहचान छिपाकर लूट करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई है। शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो दोनों पीड़ित महिलाओं से लूटे थे चैन और कुंडल। आरोपी बदमाश के पैर में गोली लगी है, घायल हो गया है। लूटे गए कुंडल, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। थाना सदर बाजार में चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई थी।
पहचान छिपा करके घटना को अंजाम दे रहा था बदमाश और इसी के साथ ही शहर में लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। देखिए 8 नवंबर को थाना सदर बाजार और थाना दिल्ली गेट में 2 जगहों पर एक बदमाश द्वारा ये कुंडल छीनने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना सदर बाजार पुलिस और थाना दिल्ली गेट पुलिस को लगाया गया था। आज मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि एमपीएस स्कूल के पीछे जो उसमें घटना में जो संदिग्ध व्यक्ति है वहाँ देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा वहाँ पर घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लगी है। इसका नाम आलिम उर्फ बॉबी है और इसकी उम्र करीब 24 वर्ष है और एक सातिर किस्म का अपराधी है ये, जो कि अपनी पहचान छिपाकर ये जो छीनती की घटना है ये कारित किया करता था। ये विग लगाते ही गंजा है वैसे तो, और उस समय ये विग लगा के अपनी पहचान छिपाता था। घायल को उपचारित तो अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इसके पास से हमें जो 2 बालियाँ, एक बाइक, एक तमंचा बरामद हुआ है और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में और जानकारी की जा रही है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और रायबरेली से खबर है जहां पर तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला है। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सड़क क्रॉस करते समय हादसा हुआ है। डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया। ऊंचाहार कोतवाली के चढ़रई चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। तो सड़क क्रॉस करते समय यह हादसा हुआ है। डंपर चालक और मौके से फरार हो गया है और ऊंचाहार कोतवाली के चढ़रई चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार डंपर ने महिला को कुचला है। हादसे में महिला की मौत हो गई है और यह हादसा तब हुआ जब महिला सड़क को क्रॉस कर रही थी।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी देना होगा। अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। तो अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फरमान। और बुलडोजर एक्शन पर मनमाना रवैया बर्दाश्त के बाहर है। अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि अपराध की जो सजा है वो कोर्ट देगा। आम आदमी को परेशान नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी मिले, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है। और अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। तो अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और जिस तरह से मनमाने तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अपराध कुछ भी हो, लेकिन ये सजा देने का काम कोर्ट का है। आम आदमी का घर वर्षों तक बनाया जाता है और ऐसे में बुलडोजर चला देना कहां तक सही है। बुलडोजर एक्शन पर यह बड़ा फैसला जो कि है, मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा और मुआवजा भी देना होगा। अवैध तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। अखिलेश विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के, क्या है कुछ अपडेट पूरी? सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इसके इर्द गिर्द कोई भी कार्रवाई अगर बुलडोजर के नाम पर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे के हिसाब से उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना बुलडोजर एक्शन पर लेकर सुप्रीम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई आरोपी हो या दोषी का घर गिराना भी गलत है, क्योंकि इसको लेकर कानूनी प्रक्रिया का पूरा किए जाना, बुलडोजर एक्शन लेना एक कानूनी तरह से उल्लंघन है। और कानूनी रूप से जो किसी भी सरकार या किसी भी अधिकारी के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये काम करना सरकारी शक्तियों को दुरुपयोग किए जाना जैसा है। इसलिए सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और कोई भी अधिकारी या सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। किसी का घर उसकी अंतिम सुरक्षा होती है और अंतिम सुरक्षा के मामले में बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उस पर बुलडोजर का एक्शन करना बेहद गलत है और इसे कानून के उल्लंघन के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसके लिए जो भी बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करते हैं उनको दोषी माना जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब कहा जा सकता है कि बुलडोजर की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्षपातपूर्ण कहा, उसे कहा कि पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता है और गलत तरीके से किसी के घर तोड़ने पर सरकार या उस विभाग से मुआवजा भी वसूला जाना चाहिए। फिलहाल अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई आए दिन आरोपियों पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर फैसला देकर एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। कोई सरकार हो या विभाग हो, उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करनी होगी। पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा, उसके बाद ही किसी के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन किया जा सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का राज होना चाहिए। अब कानून के राज में इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तौर पर कई सरकारों ने जिस तरह के कदम उठाए थे उनको लेकर सरकार ने नाराजगी भी जाहिर की और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया और सत्ता का दुरुपयोग बताया। इसे बर्दाश्त नहीं किए जाने का फैसला कहा। जी बिल्कुल अखिलेश, और देखा भी जा रहा है कि इस फैसले से कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिलेगी। जिस तरह से बेतरतीब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी, विरोध के सुर भी देखे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐसा फरमान आना कहीं ना कहीं राहत भी देता नजर आ रहा है। अखिलेश, बिल्कुल, अगर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक और बड़ा जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जिले के डीएम के क्षेत्राधिकार में ये सारी चीजें आती हैं और किसी भी बिल्डिंग या किसी का घर या मकान या कोई निर्माण किसी बुलडोजर एक्शन गिराया जाता है वो किसी भी जिले के जिला अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आता है। वो एक नोडल अधिकारी की तरह होता है या फिर वो अपनी जगह पर किसी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकता और वो नोडल अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस देगा, उन्हें समय देगा, उनका जवाब लेगा। जवाब मिलने के बाद एक पूरी कानूनी प्रक्रिया का पूरा करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पे बुलडोजर एक्शन की आगे और बढ़ने की इजाजत देगा। बंदना। बिल्कुल अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर आप बता रहे हैं आपको दिल्ली से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़। के बाद आपका स्वागत है। बरेली से इसी बीच आ रही है खबर। अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। अवैध कॉलोनी के निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। 25 बीघा जमीन पर हो रहा था अवैध निर्माण। बिना नक्शा पास करवाया जा रहा था अवैध निर्माण। बीडीए की टीम ने एक्शन लिया है और बुलडोजर किया है ध्वस्त। बारादरी थाना क्षेत्र के बिचपुरी का मामला है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। हजरतगंज थाने के मालखाने से लाखों का गबन हुआ है। हजरतगंज कोतवाली के मालखाने से 10 लाख गायब हुए हैं। एसएचओ ने दर्ज कराई मृत हेड कांस्टेबल पर एफआईआर।
कैंसर से 2 साल पहले जान गंवा चुके हैं हेड कांस्टेबल और दिसंबर 2022 में हो चुकी थी हेड कांस्टेबल की मौत। ये बड़ा गबन देखा जा रहा है और हेड कांस्टेबल प्रिय कुमार त्रिपाठी की हो चुकी है मौत। कोतवाली में 2019 से दिसंबर 2022 तक थे मालिकाना इंचार्ज और लाखों के गबन को लेकर अफसरों ने बचाई अपनी गर्दन। तो माल गबन को लेकर के तत्कालीन एसएचओ राधारमण सिंह ने एफआईआर की है और इसी के साथ ही एसएचओ ने मालखाना इंचार्ज अशोक यादव पर एफआईआर दर्ज कराई है। अशोक यादव के अधीनस्थ हेड कांस्टेबल को दी गई थी जिम्मेदारी और साथ ही साथ आईपीसी की धारा 409 के तहत ये कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही साथ हजरतगंज थाने के मालखाने से लाखों का जो गबन है इसको लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये हजरतगंज में बड़ा जो गबन है वो देखा जा रहा है, क्या पूरी अपडेट है अभी तक आपके पास? देखिए वंदना, किसी भी थाने में मालखाना जो एक है बहुत ही विशेष जिम्मेदारी का विषय होता है। इसके लिए हेड मॉडरेटर की तैनाती की जाती है और जितने भी माल से मुकदमित जो संबंधित चीजें होती हैं, चाहे वो कैश हो, ज्वेलरी हो, किसी का सामान हो, जो वाहन हो, वो सभी चीजें, खास तौर से विसरा जो लोगों का जब पोस्टमार्टम कराया जाता है, विसरा प्रिजर्व कर लिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, तो वो विसरा थाने पे ले जाकर जमा किया जाता है और वो मालखाने की जिम्मेदारी होती है कि जब वो विसरे की जांच होने जाए तो वो मालखाने से निकल करके कोर्ट के माध्यम से विसरा जाया जाए। तो ऐसा मालखाना एक बहुत सुरक्षित विषय होता है और इसकी जिम्मेदारी बहुत अहम पद पर होती है। और एक बड़ा गबन लखनऊ के हजरतगंज थाने के मालखाने में निकल के आता है, जहां पे लाखों के कीमती के जेवरात, कैश और विदेशी करेंसी गायब मिली। ये प्रकरण कुछ ऐसे बाहर निकल के आया है और इसमें पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है 9 नवंबर को। और हजरतगंज कोतवाली के जो वर्तमान इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, उन्होंने इस पूरे 409 बिल्कुल शिवा, बात पूरी कीजिए। देखिए, धारा 409 के तहत 9 नवंबर को हजरतगंज कोतवाली के जो इंस्पेक्टर हैं विक्रम सिंह, उन्होंने जो तत्कालीन हेड मॉडरेटर थे मालखाने के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो एफआईआर उस प्रिय कुमार त्रिपाठी के खिलाफ है जो कैंसर से पीड़ित था और उसकी मृत्यु 2022 में हो चुकी है। घटना कुछ इस प्रकार की है कि साल 2019 से लेकर के साल 2022 तक प्रिय कुमार त्रिपाठी जो मृत हेड कांस्टेबल है जिसकी कैंसर से मौत हो चुकी है, उसके पास हजरतगंज कोतवाली के मालखाने का चार्ज था। समय समय पर इस मालखाने से जो भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी अन्य संबंधित से जो मुकदमे की जो माल होता था, जो कैश होते थे, ज्वेलरी होते थे या विदेशी करेंसी होते थे, वो जब उसको निकाला गया, ढूंढने का प्रयास किया तो समय समय पर वो गायब मिले थे। लेकिन ये तब किसी को अंदेशा नहीं हुआ। लेकिन साल 2019 की बात करें तो साल 2019 में तब हजरतगंज कोतवाली के एसएचओ हुआ करते थे राधारमण सिंह, और उस टाइम अशोक यादव उसी मालखाने के हेड मॉडरेटर हुआ करते थे जिनकी अभिरक्षा में पूरा माल होता था। तब
2019 में 3 मार्च को राधा रमन सिंह ने ही इस पूरे मामले में हेड मॉडरेटर यानी कि मालखाना का जो इंचार्ज होता है अशोक यादव, उसके खिलाफ 10 लाख के गबन की एक एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज करने के बाद में पुलिस ने अपने ही थाने में हेड मॉडरेटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद से अशोक यादव के जो अधीनस्थ थे, जो मालखाने के साथ में काम कर रहे थे, तो उनको ही प्रिय कुमार त्रिपाठी को चार्ज दिया गया और 2019 से लेकर के 2022 तक चार्ज दिया गया। लेकिन तब उस बीच प्रिय कुमार त्रिपाठी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से, या यूं कहा जाए कि कैंसर पीड़ित होने की वजह से जब वो बीमार हो गए तो उन्हें छुट्टी दे दी गई और 2022 में उनकी मौत हो गई। जब इस बीच जब हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर के फटकार लगाई कि जो माल से संबंधित जो माल मुकदमाती है, जब कोर्ट में उसकी डेट लगती है तो माल क्यों नहीं पेश किया जाता है, तो समय समय पर यह भी हमने देखा है कि हजरतगंज कोतवाली का जो मालखाना है, वहां पर जब मालखाना खुलता था तो बताओ उसके लिए कमेटी बनाई गई थी जिसमें एडीसीपी सेंट्रल अध्यक्ष होती हैं, एसीपी हजरतगंज जो सर्कल अफसर होते हैं वो उसमें बतौर सदस्य होते हैं, इंस्पेक्टर हजरतगंज होते हैं और साथ ही साथ जो हेड मॉडरेटर होता है, जो कार्यवाहक हेड मॉडरेटर होता है, वहां पर जिसकी कोई तैनाती नहीं होगी तो उसको कार्यवाहकी कहा जाएगा और उस पूरे मामले में उस कमेटी के सामने ही मालखाना खुलता है और मालखाने से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो वहां से निकाल करके वीडियोग्राफी के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है। लेकिन कई ऐसे मुकदमे हैं हजरतगंज थाने में विचाराधीन जो समय समय पर जिसपे कोर्ट की सुनवाई होती रहती है और कोर्ट उससे संबंधित जो माल है उस मुकदमे से संबंधित वो तलब करता रहता है और उसको देखने के बाद में कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो हियरिंग जिसको हम कहते हैं बार बार, उसको देखने के और सुनने के और परीक्षण के बाद ही सारी चीजें आगे बढ़ाई जाती हैं। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई इसीलिए रुक गई क्योंकि जो मालखाने में जो संबंधित दस्तावेज थे, मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत लाखों के कीमती दस्तावेज थे जिनको हम सोने चांदी के जेवरात कहेंगे, कैश कहेंगे, जो भ्रष्टाचार के मामले में कई बार पकड़ी जा चुकी है लखनऊ पुलिस द्वारा, और साथ ही साथ विदेशी करेंसी, तो वो सभी मालखाने पे नहीं मिली और गायब मिली थी। और जब कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो लखनऊ पुलिस ने अपनी गर्दन बचाने के लिए लखनऊ पुलिस के अफसरों ने क्या किया कि मृत हेड कांस्टेबल प्रिय कुमार त्रिपाठी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा दी कि उसके द्वारा गबन किया गया है। लेकिन आप अगर बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत दूर तक सोच रखेंगे तो कभी भी ये कभी कानून में कहा नहीं गया है कि जो व्यक्ति मर जाता है उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसके खिलाफ कोई जांच की जाए, क्योंकि फिर गवाही देने वाला कौन होगा और अपनी सफाई देने वाला काम कौन करेगा। तो जरूर लखनऊ पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए, कोर्ट के एक तरीके से पैंतरे से बचने के लिए उन्होंने मृत हेड कांस्टेबल जो तत्कालीन हेड मॉडरेटर रहे थे मालखाने के, उसके ऊपर 409 यानी गबन की एक एफआईआर दर्ज करके अपने आप को सुरक्षित करने का काम किया है। बिल्कुल, और ये बड़ी कार्रवाई भी देखी जा रही है। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर लखनऊ से बता रहे हैं इस वक्त जहां पर 10 लाख रुपए का गबन किया गया है। तो हजरतगंज मालखाने से लाखों का माल जो है वो पार किया गया। कोतवाली से बताया जा रहा है, बड़ी बात है कि कोतवाली से 10 लाख रुपए गायब हुए हैं और हजरतगंज मालखाने से 10 लाख रुपए पार हुए हैं। वहीं गाजियाबाद में देर रात से छाया है कोहरा। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का आज पहला दिन बताया जा रहा है। घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ठंड ने दस्तक दी है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं। तो लखनऊ से एक खबर आ रही है, तो हजरतगंज थाने में दर्ज कराया गया है फर्जीवाड़े का मामला और सामने आया है मंत्री का फर्जी पीएसओ, बन्नी का फर्जीवाड़ा। निजी काम कराने को फोन कर स्वयं को बताया पीएसओ, विशेष सचिव को कॉल कर काम कराने के निर्देश दिए। विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य शिव साहेब अवस्थी को कॉल कर पलटकर ऑफिस कॉल करने पर हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। हजरतगंज थाने में दर्ज कराया गया फर्जीवाड़े का मामला।
मंत्री का फर्जी पीएसओ बनने का फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आया है। राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। निजी काम कराने को फोन कर स्वयं को पीएसओ बताया और इसी के साथ ही विशेष सचिव को कॉल कर काम कराने के निर्देश भी दिए। तो विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य शिव सहाय अवस्थी को कॉल की थी। विशेष सचिव को कॉल कर काम कराने के निर्देश दिए थे। तो पलटकर ऑफिस कॉल करने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। हजरतगंज थाने में फर्जीवाड़े का मामला भी दर्ज कराया गया। शिवा शर्मा इसी खबर पर है। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो फर्जी काम कराने को लेकर के जब फोन किया गया पीएसओ के माध्यम से, तब इस बात की जानकारी आई। क्या है जानकारी, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए जरा। देखिए, हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और बहुत ही गुपचुप तरीके से इस मामले को दर्ज किया गया है और 10 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धारा 319, 318 और 66 आईटी एक्ट के तहत ये एफआईआर पूरी दर्ज की गई है, जिसमें जो छोटे लाल हैं, प्रथम प्रधान निजी सचिव, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव है, इनकी तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और बताया गया है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के जो निजी सचिव है उनको एक कॉल की गई और ये बताया गया कि मंत्री के पीएसओ की तरफ से ये कॉल है, उसमें मंत्री का नाम भी दर्शा रहा था और इसी बाबत इस पूरे मामले को लेकर के जब ये कॉल की गई और एक पर्सनल काम कराने को लेकर के व्हाट्सएप पे लेटर दिया गया और कहा कि मंत्री जी द्वारा कराया जाना है। और जब अवस्थी जी को जब ये पूरा लेटर मिला और उन्होंने जब इस पूरे मामले की जांच की, जब क्रॉस चेक किया तो ये पता लगा कि अरविंद कुमार श्रीवास्तव, जिसने खुद मंत्री का पीएसओ बन करके अपने नाम के आगे बताया था कि उनके हम पीएसओ बोल रहे हैं और मंत्री जी ने खुद ये काम कहा है, तो पता लगा कि किसी भी तरीके का आदेश कोई जो था वो ऊपर से नहीं आया था और लिहाजा इस पूरे मामले पर जब सभी लोगों से या मंत्री से खुद पर्सनल बातचीत की गई तो पता लगा ये फर्जी तरीके से कोई व्यक्ति है जो मंत्री का नाम खराब कर रहा है, उनके नाम पे कॉल कर रहा है। तो जरूर इस पूरे मामले को लेकर के छोटे लाल ने एफआईआर दर्ज कराई है और हजरतगंज पुलिस से आवेदन किया है कि जो भी व्यक्ति इस नंबर का इस्तेमाल कर रहा है और खुद को अपने आप को मंत्री का पीएसओ कह रहा है, जिसका नाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव है, इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए। तो हजरतगंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जरूर साइबर क्राइम सेल की मदद लेकर के इस व्यक्ति की लोकेशन के आधार पर, इस नंबर का पते के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ने की फिराक में कि आखिरकार वो कौन है और उसका क्या मकसद था कि एक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का नाम लेकर के और उनकी फोटो लगा करके ट्रू कॉलर में या व्हाट्सएप पे इस तरीके का काम करवा रहा था। तो जरूर ये कहा जा सकता है कि पुलिस अपना प्रयास कर रही है और हाई लेवल इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि खुद पुलिस कमिश्नर के पास ये पत्र गया और जांच के आधार पर ये पूरी एफआईआर हुई है। तो जरूर इस मामले पर जो साइबर क्राइम की जो टीम है वो लोकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को पकड़ने की तलाश करेगी जिसने खुद को मंत्री का पीएसओ बताया और एक काम कराने की सिफारिश जो है वो निजी सचिव से की है। शिवा, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर फर्जीवाड़े को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य शिव सहाय अवस्थी को कॉल की गई थी और उनके नाम पर बताया जा रहा फर्जी तरीके से पीएसओ बनकर के बातचीत की गई। विशेष सचिव को कॉल कर काम कराने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ ही विशेष सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य सहाय अवस्थी बताया जा रहा है बनकर कॉल की गई थी और पलटकर ऑफिस कॉल करने पर फर्जीवाड़े का जो है खुलासा हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।